हेलो बच्चों, मैं राकेश शुक्ला आज आपके सामने यूपी लेखपाल एग्ज़ाम 2021 के मैथ सिलेबस के साथ हूं और साथ में मैं मैथ का कोर्स भी आपको कराऊंगा और सिलेबस को अभी हम डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल है डेली क्लासरूम करके, जिसमें मैं सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूं। अभी मैंने स्टार्ट किया है। हम लोग कोचिंग क्लासेस से जुड़े हुए थे सीबीएसई और आईएससी के। चूँकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूं तो नौकरी, सरकारी नौकरी क्या होती है हम समझते हैं। और हमने जो मैथ का सिलेबस बच्चों का देखा, हम लोग के संपर्क में आते रहते हैं बच्चे, तो उसमें जो हम लोगों ने देखा मैथ का पेपर, तो सीबीएसई और आईएससी में, यूपी बोर्ड में भी वही सारी चीज़ें होती हैं हाई स्कूल लेवल में और थोड़ा बहुत 11th के हल्की फुल्की चीज़ें। लेकिन सीबीएसई और आईएससी की बुक्स में थोड़ा से क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी रहते हैं। तो उससे जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगा कि बच्चों को केवल सही कंसेप्ट अगर दे दिया जाए तो जो सिलेबस में ये सिलेबस है और इसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने मेरी बात मानी और मेरे साथ लगे रहे तो यकीन मानिए, मुझे विश्वास है कि आप मैथ के लगभग सारे ही क्वेश्चन कर डालेंगे। क्योंकि इतना जो मैंने पेपर देखा तो ये कुछ टफ नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट है तो बिना ट्रिकी मैथ के सहारे के भी, जितना लोग अपने चैनलों पे और तमाम कोचिंग वाले ये सब बताते हैं कि ये ट्रिक्स बता दिया, वो ट्रिक्स बता दिया, ट्रिक्स के चक्कर में भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर आप ट्रिक को इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी अगर आपको परफेक्ट नॉलेज उसका हो गया, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं और नॉलेज के लिए कोई आपको पहलवानी भी नहीं करनी है। बस आप उसको रेगुलर वे में थोड़ा सा टाइम, 1 घंटे का भी अगर मैथ लगाने में देंगे और हमारे क्लास को, हमारे वीडियोस को आप लोग के सामने हम वीडियोस जो रखेंगे आने वाले समय में, वो एकदम बेसिक होंगे और आप अच्छे से उसको समझेंगे, चैप्टर्स का नॉलेज हो जाएगा। तो आप अपने से सोचोगे कि मैं इसको जल्दी सारे स्टेप करने की जगह मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ। अपने से आप सोचोगे, ये समझ लो, अगर आपको सही से आने लगा मैथ तो ऐसे में जो है किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही ट्रिक बनाओगे, डायरेक्ट स्टेप पे पहुँचोगे, फटाफट सिंप्लीफाई करोगे और जो है आप अपने सही ऑप्शन पे टिक लगाओगे। और निश्चित रूप से मानिए, आप मैथ में कम से कम नहीं डूबने वाले हो। 25 के 25 क्वेश्चन आप कर पाओगे निश्चित रूप से। आप इस पे ट्रस्ट करें और हम पे भरोसा रखें और आप अपनी थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत और हार्ड वर्किंग का तो फिर कोई विकल्प है नहीं। आप जानते ही हैं, कोई ट्रिक कुछ भी काम नहीं आती। आपके माइंड में आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन आप एग्ज़ाम दें, अगर आपके माइंड में आपका सिलेबस है वो एकदम अच्छे से क्लियर है, आपने उसमें कितना कर लिया है, कितना बचा है, आपको ये पता है, तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कौन से मैथ के कौन से टॉपिक पे, या और भी जो सब्जेक्ट है उसके किस टॉपिक पे आप वीक हैं, उसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो जो है निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मैथ में मैं आपको निश्चित रूप से, जो हमसे बन पड़ रहा है अपने एक्सपीरियंस से, कि बच्चों को पढ़ा दें, उनको इस तरह से पता रहेगा तो वो जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आपको भगवान सफलता दें, आप आगे सफल हो, आप नौकरी पाएँ, फिर आप बड़ी नौकरी के लिए प्रयास करें, उसमें भी आप सफल हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जो है इस सिलेबस से परिचय कराता हूं और साथ में इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को मैं बताऊंगा। और आपको मैंने कहा है, आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका सिलेबस एकदम पता होना चाहिए। जितना भी आपका, ये तो मैथ का है, इसी तरह सारे सिलेबस आपका जो भी ये लेखपाल का 4 टॉपिक हमने देखा, जैसे कि हमने भी इसको अभी उस साइड से वो किया है, डाउनलोड किया है, उसमें थोड़ा बहुत हमने अपनी तरफ से जो मॉडिफाई हो सका करके यहाँ पे रखे हैं। तो सिलेबस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आपने कितना पढ़ लिया है, कौन सा टॉपिक आपको बचा है, आपने कितने टॉपिक को प्रैक्टिस सेट में अपने घर पे लगाया है। ठीक है, आप घर पे लगाओ, क्वेश्चन को डिस्कस करो। यहाँ पे जब हम क्वेश्चन कराएंगे वो देखो, आपका सब लगभग हो जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। आपको कंपटीशन निकालना है, आपको इतना बड़ा पंडित भी नहीं बनना है, लेकिन इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन हम पढ़े तो हम समझ जाएं कि हाँ ये हमारे टॉपिक का है क्वेश्चन, हमने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े, उसको हम कैसे फटाफट कर सकते हैं। तो आपको उसी लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं जिस लेवल का आपका इस कंपटीशन में आएगा। तो
तो इस कंपटीशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बस बहुत लोगों को पता। आप ये जान लीजिए, आप लोगों के बीच में से कोई, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है ना, दूसरे तरीके वो सब तमाम चीज़ें करते हैं। आप उस पर मत जाइए, एकदम अपने हार्ड वर्किंग वाले उस कॉन्सेप्ट पे चलिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। देखिए आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। आसान से क्वेश्चन आप सारे के सारे पीट डालोगे, ये समझ लो। तो और इसलिए मैं सिलेबस की बात करता हूँ कि हम तो अपने, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामीण परिवेश से है, तो थोड़ा सा हम लोग गांव का हिसाब किताब, वो सारी चीज़ें तो उतना हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए और हम लोग पढ़ाने लगे। ठीक है, इसमें भी कुछ पैसा मिलने ही लगा, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई, तो लगा ये भी ठीक ही है। लेकिन हम लोग के साथ के लड़के आईएएस भी बने, हमारे मित्र लोग जो है आईएएस है, यहाँ यूपी कैडर में भी आईएएस हैं, पीसीएस है, बहुत लोग पीसीएस ऐसे हैं यहाँ पे अफसर जिन्होंने सिलेक्शन के बाद दिया और अंडर 10 रैंक में रैंक बनाई, 2-2, 3-3 बार बनाई। बस जैसे उनका पहले असिस्टेंट कमिश्नर में हुआ तो फिर वो एसडीएम चाहते थे, इस तरह से जो है चीज़ें की। तो हम लोग पूछते थे यार ऐसा कैसे कर रहे हो, कि कुछ नहीं राकेश जी, बस आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, आपने उसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, फिर नई नई चीज़ें उसमें बस जोड़ते जाइए। सब अगर पैटर्न सिलेबस सब पता है और आपने क्या कर दिया उसमें तैयार, क्या बचा है, ये सब नॉलेज है, तो आप अपने को निश्चित रूप से सही से तैयार कर पाओगे एग्ज़ाम के लिए। और लिखने की, रिटन की प्रैक्टिस कर लिया, मेंस का तैयारी हो गई, तो फिर आपको कुछ बचता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। और जॉब करते समय भी उन लोगों ने दिया और सब सफल हुए। तो आप भी वही करिए, अनावश्यक टाइम वेस्ट करने की जगह, टाइम ही सबसे बड़ी चीज़ आपके पास है, सबसे कीमती चीज़, उसका सदुपयोग करें और आप लोग नौकरी पाएँ। हम लोग जो है अभी नौकरी में नहीं हैं, हम लोग इस तरह के एजुकेशन में हैं, इस तरह से आप लोगों के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन नौकरी होती है, भले हो सकता है हम आपसे ज़्यादा पैसा कमा लें, लेकिन फिर भी नौकरी होती है, ध्यान में रखिएगा। और आप अपनी मेहनत करिए जिससे आपके समय का जो है सदुपयोग हो, समय से आप नौकरी पा जाएं। चलिए अब हम इसको कुछ डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम जो है अपने आने वाले वीडियोस में जो है आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज जो है चीज़ें लेके आएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उतने की पहले बात करेंगे, फटाफट सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और फिर आप लोग को साथ में प्रैक्टिस भी कराएंगे। हम भी काफ़ी क्वेश्चनों की कराएंगे, आप लोग प्रैक्टिस सेट खरीद के लगाएं, बेसिक क्वेश्चंस लगाएं, अपने सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन लगाएं, अनावश्यक क्वेश्चनों में अपने को मत उलझाएं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कोई यहाँ पे इस तरह का वो नहीं है कि हमको गोल्ड मेडल ले आना है, हमको हमारे सिलेबस के हिसाब से पता होना चाहिए। हमें ये 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन का लेवल हमारा मेंटेन हो जाना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे इस तरह के क्वेश्चन देखें हम चुटकियों में कर दें, खत्म काम। हमको इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने हैं जो हमारे जो है 12th के सिलेबस में आ रहे हैं या हमारे जो है हायर एग्जाम जो टफ एग्जाम्स हैं उसमें आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको नहीं करने हैं, मैथ के बेसिक क्वेश्चंस हमको करने हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादातर हाई स्कूल लेवल के हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इसमें कुछ चीज़ें, ये तो हमने साइड से ही देखा है, अगर इसमें कुछ और होगा तो आप लोग के सुझाव के अनुसार उसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि कहीं कहीं हमने देखा सीरीज उरीज के भी क्वेश्चन थे, तो सीरीज नहीं है लेकिन सीरीज के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में अब हाई स्कूल में भी सीरीज आ गया है, ठीक है, तो सीरीज को भी मैं इसमें शामिल कर लूँगा और उसको भी मैं कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, एक तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का चक्कर जान लीजिए, अभी तो इंग्लिश में ही था, तो अभी मैंने ये सिलेबस को हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हिंदी के साथ ही एक्सप्लेन करता चलूँगा और हिंदी में ही इन टॉपिक्स को भी बताऊँगा। तो अभी आप जो है समझ लें, आपका नंबर सिस्टम है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक नंबरों को सब जान लेंगे, जितने भी टाइप्स के नंबर हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, फिर इन सबको मिला के जो है रियल नंबर जितने हमने बताए इन सबको मिला देंगे तो फिर रियल नंबर बनेगा। फिर लास्ट में एक इमेजिनरी नंबर जो हमारे रियल नंबर से बाहर का है, ठीक है, और फिर उन नंबरों की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर क्या होते हैं, एक सिंबल्स होते हैं, फिर उन सिंबलों को जब समझ लेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे कि जो हम लोग संख्याएं बनाते हैं, नंबर्स बनते हैं, फिर उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वंस प्लेस वैल्यू, टेंस प्लेस वैल्यू, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग समझेंगे। तो ये नंबर सिस्टम जिसको हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कहेंगे, ठीक है।
परसेंटेज बहुत ही बेसिक चीज़ है हाई स्कूल की, और आपको हमेशा पता भी रहना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से हर कंपटीशन में इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उम्मीद की जाती है अगर आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए। आपका केवल नंबर जो आपका एग्जाम में आता है केवल उसी का परसेंटेज नहीं, बहुत सारे जगहों पे परसेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे इसको निकालने की आपको आवश्यकता पड़ती रहती है, और ये बहुत ही आसान है जो है। तो इसको हम लोग देखेंगे, प्रतिशतता इसको हिंदी में कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस हमने लिख दिया, एंड भी लगाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि है जो है, आपका कोई बिजनेस व्यापार है या आप और भी छोटी मोटी कोई जो बिजनेस के लेवल पे ही कर रहे हैं, छोटा मोटा भी ऐसे भी कुछ कर रहे हैं, तो भी जो है आपका प्रॉफिट लॉस निकालना आना चाहिए, आपको लाभ हानि निकालना चाहिए। आजकल तो आप जान रहे हैं अर्थ प्रधान युग कहते हैं लोग हिंदी में, कि अर्थ प्रधान जो है जब हो गया सब कुछ, तो आप जो है अर्थ की बात करेंगे, नफ़ा नुकसान की बात करेंगे, तो वो ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसका यूज इसमें काफ़ी होगा, परसेंटेज का यूज यहाँ पे बहुत होगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। अब आई बात स्टैटिस्टिक्स की, तो इसको इन्होंने ये सारे चैप्टर इन्होंने बना दिए थे, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स में ही आ जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो है, जो मेन आप लोगों को इसी में एक सब टॉपिक में आ जाता है आपका ये सेंट्रल मेजरमेंट्स जो है, तो इसमें मीन, मोड और मीडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि हर बार इसके क्वेश्चन आए हैं, इस पे बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, और एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आए आपको, आप देखेंगे बिना सॉल्व किए तर से मारेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि आपका पेपर में आए फट से टिक मारो, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन वाले इस तरह के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, आपका टाइम बचाएंगे, वही टाइम बचा के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें आप यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे एचसीएफ एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन इसके फटाफट होंगे। ठीक है, फिर उसका भी यूज करेंगे, जो बचा हुआ टाइम है कहीं और क्वेश्चनों में करेंगे। तो स्टैटिक्स में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी बारंबारता जिसको हम लोग कहेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बारंबारता, आवंटन कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे, टेबुलेशन क्या होता है, टेबल वेबल कैसे बनाएंगे, बहुत आसान होता है ये सब, बस नाम से टफ लग रहे हैं। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, ये बारंबारता हो गई, तो फिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको आप लोग हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं, ये एकदम हलवा जैसी चीज़ें हैं, इसको नाम से एकदम घबराने की जरूरत नहीं। फिर इसी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ग्राफ तमाम तरह के पढ़ते हैं, तो हाई स्कूल लेवल में ये और 8th लेवल में भी जो है ये सारे ग्राफ आते हैं, बार ग्राफ या बार चार्ट भी ये लोग कह देते हैं। तो पाई चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम, तो ये सारे ग्राफ के फॉर्म में मिलेंगे आपको, इनको दे देंगे, वो डायग्राम इनका दे देंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि इनको दे के आपको पूरा ड्रॉ कराएंगे, ऐसा कुछ तो कराएंगे नहीं, जैसा कि होम एग्जामिनेशन में स्कूलों में होता है, तो उस तरह का तो नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऐसे में आपको ग्राफ इनका दिया जाएगा, उसको देख के आपको आंसर फटाफट बताना होगा, एकदम आसान होता है। तो इस पे क्वेश्चन आपके बनेंगे जो आपका टाइम भी बचाएंगे, और बस इनको लेकिन पता हो जाना चाहिए कि क्या होता है, कैसे इससे हम देख के जो है इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशन दी रहती है, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके जो है हम लोग आप जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको बताते हैं। तो ये बहुत ही आसान है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो उम्मीद नहीं है कि ये सब पे क्वेश्चन बहुत देंगे, ये भी एकदम ड्रॉ करना तो टफ होता है, लेकिन जब दिया है तो उसके बाद आपको आंसर बताना एकदम टफ नहीं है। तो इनका क्या क्या यूज है वो हम लोग सब लोग देखेंगे। सेंट्रल मेजरमेंट जो है, तो इसमें मीन, मोड, मीडियन, ये एकदम आसान सा टॉपिक, आपके लेवल में बहुत आसान सा है। आपके लेवल में इनके जो टफ फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका टाइम बचाएंगे, निश्चित रूप से जानिए बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन आपके एकदम सही होने वाले हैं। एचसीएफ एलसीएम, इसका कंसेप्ट एकदम पता रहना चाहिए, इस पे आपके जो है हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे मोटे भी पूछे जाएंगे और एक आध जो है प्रॉब्लम टाइप की क्वेश्चन भी पूछी जाएंगी, स्टेटमेंट फॉर्म में पूरा दिया रहेगा उसके, तो अब इनके कंसेप्ट से उसको सॉल्व करेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको इनका अगर एकदम एग्जैक्ट पता है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो वो जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ना, तो उसको बहुत समझ पाएंगे आप कि एचसीएफ निकालें कि एलसीएम निकालें। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया कि 2 टैंक हैं, 2 कंटेनर हैं, एक में 100 लीटर दूध है, एक में 150 लीटर दूध है, एक से,
तो अब आप बताओ वो छोटे से छोटे साइज का नपना जिससे उन दोनों से निकाले तो हर बार जो है पूरा अमाउंट निकले। मतलब अगर छोटा सा जो कंटेनर है, अब अच्छा ये बताओ आप, जैसे ये कितना बड़ा कंटेनर है, कितना बड़ा कंटेनर, दोनों में दूध भरा हुआ है, तो जो उससे दूध निकालने वाला होगा छोटा ही होगा ना। तो अब हमें बताया अगर उनका दे दिया 150 लीटर का, 140 लीटर का वो है, तो नापने वाला जो है उनसे कम होगा, उनसे छोटे साइज का होगा, तो छोटा है, तो मतलब इन दोनों का एलसीएम या एचसीएफ निकाले, क्या निकाले, तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ छोटा होता है कि एलसीएम छोटा होता है। तो एचसीएफ छोटा होता है तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको फटाफट कंसेप्ट से होते हैं, और उसके बाद एचसीएफ निकालने की आपकी प्रैक्टिस रहेगी, 2 मिनट में चुटकियों में निकाल लेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का भी रहेगा, 1 and 2 वेरिएबल, तो मतलब केवल एक वेरिएबल, केवल x या केवल y या केवल z इस तरह से रहेगा। ठीक है, और 2 वेरिएबल का भी रहेगा, जैसे 3x + 5y = -7, इसी तरह 4x + 2y = 1, ऐसा कुछ। तो 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन भी होगी, उनको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालना होगा। और वहाँ पे x y जनरली आपको सॉल्व करने की जगह वैसे हमारे समझ से प्रॉब्लम सम के फॉर्म में देंगे, तो फिर वो सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल के आप बताएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, उसका आंसर बताएंगे, ट्रिक करेंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग सीखेंगे, इनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप आगे का भी जो एग्ज़ाम तैयार कर रहे होंगे उसके लिए भी इन सारे टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैथ आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में आपको आता है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए हर वनडे एग्ज़ाम में आपको ये काम आने वाला है। यही सिलेबस हर एग्जाम में काम आने वाला है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा जो है, कुछ और ट्रिकी जो आपको चाहिए, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन मैथ के होते हैं जिन एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, वहाँ पे कुछ ट्रिक का भी सहारा लें। लेकिन आप ये जान लीजिए सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपको कंसेप्ट हो तो आप डायरेक्ट अपने से, अपने एक्सपीरियंस से ट्रिक बना लोगे, इतना समझ लेना। इसलिए कंसेप्ट पे चलना बेटा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है हम लोग समझेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम लोग समझेंगे। अब इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो समझेंगे, और साथ में उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझेंगे। इनमें प्रॉब्लम सम्स भी आएंगी आपको, तो इसको ध्यान में रखना है। फैक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ में फैक्टर का नॉलेज होगा तो एचसीएफ एलसीएम भी समझ पाएंगे, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर्स आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रहेगा, वहाँ भी फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और नंबरों के फैक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो यहाँ पे आपको काम आने वाला है। तो दोनों ही फैक्टर को आपको समझना है। और साथ में क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग जो है हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ गए, द्विघात समीकरण। लीनियर इक्वेशन आप समझ गए कि रेखीय समीकरण। ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम आप लघुत्तम और समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो वो हम लोग हिंदी में भी समझेंगे, एकदम आप एकदम उस पर डाउट मत रखिए। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, मैं यहीं इलाहाबाद से जो है ज्वाला देवी का पढ़ा लिखा हूँ, तो जीआईसी में फिर पढ़ा, तो सब कुछ हमने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। अभी अलग बात है कि हम लोग कोचिंग क्लासेस सीबीएसई और आईएससी की चलाते थे। तो अब कोरोना काल में जो है जब प्लेटफॉर्म ये मिला है तो फिर आप लोगों के लिए भी आए हैं, तो आप लोग को कुछ निश्चित रूप से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल में ही सब कुछ आ जाता है आपका जो है रेक्टेंगल आ जाता है, आपका जो है स्क्वायर आ जाता है, आपका रोम्बस आ जाएगा, आपका ट्रेपेजियम आ जाएगा। तो हर तरह के क्वाड्रिलेटरल इसमें आ जाएंगे। मतलब आपका क्या आ जाएगा, आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, समचतुर्भुज आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाएंगी। तो क्वाड्रिलेटरल की एरिया आपको जानना चाहिए और पेरीमीटर, इन दोनों पे क्वेश्चन आएंगे और फार्मूले पे बेस्ड होते हैं, एकदम हलवा जैसे क्वेश्चन होते हैं। अगर इनके कैरेक्टर को, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी को आप समझ लोगे क्वाड्रिलेटरल के, तो फिर आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं उनको बेस एकदम याद हो जाएगा। फिर फार्मूला बनाना भी ऐसे अपने हाथ से आप बनाओगे, कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप अलग से रटोगे, एक का जान जाओगे उसी के हेल्प से सब निकाल लोगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। ये 9th पॉइंट हो गया। अब ये 10th वाले में एरिया थ्योरम, तो एरिया थ्योरम भी हम लोग देखेंगे। सेम बेस पे ट्रायंगल बने हो, सेम बेस पे क्वाड्रिलेटरल बने हो, तो फिर उनके एरिया का आपस में क्या रिलेशन होता है उसको डायग्राम को देख के फट से हम लोग एरिया ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर एक का एरिया पता है तो उस पर उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं।
क्योंकि उतना क्वेश्चन पेपर में हमें नहीं लगता कि बनाएंगे, लेकिन हम लोग अच्छे से इसको समझ लेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई प्रूफ करने वाले क्वेश्चन तो देंगे नहीं, क्योंकि इस पे प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। और जो है ऐसे भी क्वेश्चन मतलब आपको डायग्राम अगर देंगे तो देख के भी आप थ्योरम की हेल्प से बता सकते हैं। तो हम लोग इसको समझ लेंगे, लेकिन मतलब इस पे ज़्यादा उस तरह के क्वेश्चन आपको बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो इसका जो सिस्टम है उसको भी देखा जाएगा। तो लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन एरिया पे बेस्ड सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि नाम ही है लेखपाल, आप लोग का काम ही रहेगा नाप जोक करना। तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। थोड़ा यूनिट का कन्वर्जन भी जब एरिया पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर ट्रायंगल जानना जरूरी है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल जानेंगे। और ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल को भी उसी में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल में एक ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम पे निश्चित रूप से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, आसान से क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट लगा के उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो आपने क्वाड्रिलेटरल देखा, डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल, उनकी एरिया और पेरीमीटर, ठीक है, एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है उसको भी एक्चुअली समझेंगे, एरिया का बेसिक मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे जो है। और फिर एरिया थ्योरम है, फिर ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल है तो फिर उसकी भी एरिया और पेरीमीटर हम लोग पढ़ेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम भी साथ में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखेंगे। अब आई जो बात है सर्किल, सर्किल का भी एरिया और पेरीमीटर रहेगा। अब इसमें जो सिलेबस दिया गया था इसमें एक चीज़ हमको नहीं दिखी, अब उसको भी देख लेंगे अगर होगा। मेंसुरेशन का टॉपिक है, जिसमें घन घनाभ जो आपके हिंदी में होते हैं उनका वॉल्यूम, उनके सरफेस एरिया, उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना क्या हो सकता है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कौन, ठीक है। तो उन सबको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सिलेबस में हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे, अगर होगा या आप लोग होगा तो बताएंगे। निश्चित रूप से हम लोग उस पर भी करेंगे, उसको भी टेक्निकली अगर कर लेते हैं तो फार्मूले याद करने में, क्योंकि सारे बच्चे उसी के फार्मूले में परेशान होते हैं, तो उसमें भी कुछ है नहीं। अगर आपको बेसिक ये वाले क्वाड्रिलेटरल इन सब का एरिया और इस सब का फार्मूला आपको आइडिया है तो इन्हीं की हेल्प से उसके भी बनते हैं सब, तो बहुत आसान है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो दो चीज़ें जो हमें इसमें नहीं दिखी, एक तो आपको घन घनाभ, उनकी एरिया वॉल्यूम ये सब, उनकी सरफेस एरिया, और साथ में हमको जो है सीरीज यहाँ पे नहीं दिखा, जबकि हाई स्कूल में अब सीरीज आ चुका है, पहले 11th से ही स्टार्ट होता था। तो हम लोग जो है जिसमें गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है, तो वहाँ पे है हाई स्कूल में चूँकि आ चुका है, तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो ये दो टॉपिक हम लोग आगे चल के ऐड कर लेंगे, और इतना सिलेबस आपको दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आप लोग जो है नोट भी कर लेंगे, और वैसे भी साइट पे जाके आप लोग नोट कर लेंगे। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, और हम लोग जो है फिर स्टार्ट करेंगे। अब आज तो ये सिलेबस नोट करें आप लोग, और अगला जो हमारा पहले स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को समझ लेंगे। अब इसी नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के नंबरों को जानेंगे, और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के समय हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। फिर डेसिमल में नंबरों को लिखते हैं, कैसे डेसिमल वाले नंबरों में डेसिमल को हम लोग हटाते हैं, ठीक है, उनको आगे पीछे कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करते समय डेसिमल नंबर को एक दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करते समय कैसे डेसिमल को हटा के तब डिवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ों को भी हम लोग पहले सब समझ लेंगे, क्योंकि बीच बीच में उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब हम लोगों को आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है छूट गया है, वो था, क्योंकि और जो हमने देखा साइड उसमें दिया हुआ था वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, वो भी आप लोगों मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपका ये जो है दिया हुआ था, और साइड में अवेलेबल था, हमने देखा वहाँ पे उन लोगों ने दिया था। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और जो है क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये टॉपिक भी आपको रहेगा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ठीक है, इसको भी हम लोग करेंगे। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे अभी याद आया, वो होता है जरूर, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग 14 हो गया, तो ये 15th में नोट कर लें, इंडेक्स, इंडिसेस, ठीक है, इस पे क्वेश्चन रहता ही रहता है।
ये क्योंकि और कुछ सिलेबस में ये दिया हुआ था, अलग से जो लोग बताते हैं हमने देखा तो उसमें था। तो इंडिसेस के क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन इक्का दुक्का रहते हैं, फट से आपसे हो जाएंगे। इनके सिंपल सिंपल लॉज हैं, उनको फॉलो करेंगे, इनके भी सिंपल सिंपल लॉज एकदम आसानी से फटाफट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको ये सारी चीज़ें हो गई। और हमने कहा था कि जो अगर होगा सिलेबस में तो हम लोग सीरीज को देख लेंगे, ठीक है। इसमें जो है हम लोग एपी जीपी को समझ लेंगे, इनके बेसिक क्वेश्चन एपी और जीपी, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी हिंदू को कहते हैं, और ये गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। तो इनके भी बेसिक क्वेश्चन जो फार्मूले पे बेस्ड है, जो आप फट से कर सकते हो, और इनका एप्लीकेशन करके थोड़े से कुछ फार्मूले भी बन जाते हैं जिनका डायरेक्ट आप यूज करोगे नंबरों के सिस्टम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया क्वेश्चन तो आपको हलवा में 2 मिनट में हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा हम लोग केवल बेसिक चीज़ें समझेंगे, ज़्यादा इसके टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, बहुत बेसिक चीज़ें मिलेंगी। तो ये समझेंगे हम लोग। और साथ में अब जोड़ी देते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में जो है हम लोग, अब ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लीजिएगा। देखिए मेंसुरेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे क्यूब और क्यूबॉइड। मतलब ये जैसे हिंदी में भी लिख दो कहिए तो घन और घनाभ, ये हो गया। तो घन और घनाभ क्या होते हैं ये समझेंगे हम लोग। और साथ में जो है सरफेस एरिया देखेंगे, इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखेंगे। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगा, घन घनाभ वॉल्यूम और सिलेंडर में आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में भी सिलेंडर ही कहते हैं, हिंदी में भी सिलेंडर कहते होंगे, हिंदी नाम थोड़ा सा जो है अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये सिलेंडर, इसका भी वही सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया भी कई तरह की होती है, टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, क्या देखेंगे, दोनों का अलग अलग फार्मूला बनेगा, देखेंगे। इनके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो 2 मिनट में हो जाएगा। और वॉल्यूम देखेंगे। तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया का 2 पार्ट, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और इस तरह से सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें सिस्टम नल वाले क्वेश्चन रहते हैं। और साथ में लीनियर इक्वेशन में बोट वाले क्वेश्चन, एज वाली प्रॉब्लम्स, ये सब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। तो बेटा ये सब है आपका सिलेबस जिसको हम लोग करेंगे। आप लोग इसको समझ लीजिएगा। हमारे अगले वीडियो में हम लोग जो है नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और नंबरों को समझेंगे, कैसे नंबर बन रहे हैं, कैसे डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, सब अच्छे से समझेंगे। तो धन्यवाद आपको सुनने के लिए मेरे को। और साथ में जो है आप अपना प्यार दीजिएगा, हम आपके लिए कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से लेखपाल के 25 के 25 क्वेश्चन हम आपका सही करवा के छोड़ेंगे। बाकी सिलेबस आप लोग अदर सब्जेक्ट के बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, धन्यवाद।